Hello friend, today we will see improvement in simple vapor compression cycle. Okay, so there are four methods by which we can improve simple vapor cycle. That is, first is by introduction by introducing flat chamber between expansion wall and evaporator. Next, by using accumulator or pre-cooler. Third, by subcooling the liquid refrigerant by the vapor refrigerant. 4, by subcooling the liquid refrigerant leaving the condenser by liquid refrigerant from the expansion wall. तो ये क्या है हम वन बाय वन आज देखेंगे. सो वेरी फर्स्ट विथ फ्लैट चेम्बर. ओके, सो ये जो डायग्राम यहाँ पर तो इवेपोरेटर है, compressor, condenser or expansion valve. Okay, so during expansion what happen here, pressure of that liquid refrigerant coming from condenser is suddenly decreases in expansion valve. So because of that some of the liquid refrigerant get evaporated as their boiling point decreases. Okay, जैसे expansion valve से suddenly pressure drop होता है, suppose ये expansion valve है, ऊपर high pressure रहता है, तो एक्सपेंशन वाल में सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है. तो ड्यूरिंग दिस व्हाट हैपन कि कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट के पार्ट्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर रहेगा, बराबर. आफ्टर एक्सपेंशन कुछ पार्ट इवेपोरेट हो जाता है, तो आफ्टर एक्सपेंशन हमें क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर. ओके, अब ये लिक्विड इवेपोरेटर में जाके क्या करता है, इवेपोरेटर से हीट लेता है और वेपर में कन्वर्ट होता है. ओके, तो उसके लिए ज़्यादा स्कोप है हीट लेने के लिए. वेपर क्या करेगा, वेपर जाके सिर्फ थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. सो वेपर से यहाँ इवेपोरेटर में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता नहीं है. ओके, वेपर इज निग्लिजिबल इन प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट. हमें वहाँ पर लिक्विड ही चाहिए ताकि लिक्विड ज़्यादा उसका हीट ले सके इवेपोरेटर से. ओके, तो ये वेपर को इवेपोरेटर में जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम वेपर को सेपरेट कर लें. तो उसके लिए हमारे पास है फ्लैट चेम्बर. तो फ्लैट चेम्बर में क्या होता है, जैसे यहाँ से लिक्विड प्लस वेपर फ्लैट चेम्बर में आएगी, वेपर कंप्रेसर के लिए आगे चली जाएगी और सिर्फ लिक्विड ही इवेपोरेटर की तरफ चला जाएगा. ओके, मतलब इवेपोरेटर में आपको सिर्फ अब लिक्विड ही मिलेगा और वहाँ पे आप ज़्यादा कूलिंग कर पाएंगे. ओके, तो इसको थोड़ा डीप में दिखाता हूँ मैं. सपोज M2 मास रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर में आ गया, 1 to 2 वो कंप्रेस हो गया, वही M2 मास 2 to 3 कंडेंस हो गया कंडेंसर में. ओके, बाद में वो M2 मास एक्सपांड हो गया, तो यहाँ पर अभी M2 मास है, लेकिन हमने सिर्फ लिक्विड को, सपोज लिक्विड का मास M1 है, सिर्फ M1 को इवेपोरेटर के लिए छोड़ दिया, तो बचा इधर वेपर कितनी बची यहाँ पर, M2 माइनस M1. ओके, ये इधर से आ रहा है M1 और इधर से आ रहा है M2 माइनस M1. दोनों मिलने पर क्या होगा, M1 प्लस M2 माइनस M1, M1 कैंसिल, अगेन M2 आगे जा रहा है. क्लियर. सो इवेपोरेटर एक्सपांशन के बाद में इवेपोरेटर पे सिर्फ लिक्विड जाने के लिए हम फ्लैट चेम्बर यूज़ करते हैं. अब कितना ये मास रहता है M2 M1 M सॉरी कैसे निकालते देखिए, और एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा. 4 और एक 4 डैश अलग है. 4 मतलब क्या था, 4 मतलब जो मिक्स्ड वेपर है अभी आपके पास लिक्विड प्लस वेपर, उसकी एंथैल्पी थी, और H4 डैश क्या है, सिर्फ लिक्विड की एंथैल्पी. क्लियर, यहाँ पर दिख रहा है. तो वो ये क्या करता है, फ्लैट चेम्बर इसमें से लिक्विड निकाल लेगा, जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है. ओके, तो ये 4 डैश क्या करेगा, जो इवेपोरेटर में जा रहा है अभी उसका टेम्परेचर एंथैल्पी रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो अब कितना मास जाएगा ये हमें निकालना है. अब हीट चेम्बर सॉरी फ्लैट चेम्बर में देखिए क्या होता है, फ्लैट चेम्बर में M2 मास एंटर कर रहा है यहाँ पर. ओके, इनकमिंग एक ही है, आउटगोइंग 2 है. तो आउटगोइंग क्या हो रहा है, M1 मास जिसकी एंथैल्पी H4 डैश है,
और M2 माइनस M1 मास जिसकी एंथैल्पी H1 है। ओके, और यहाँ पर M2 जिसकी एंथैल्पी H4 है। ये बात ध्यान में रखिए। ये यहाँ पर 3 है, एक इनकमिंग है और 2 आउटगोइंग है, तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। देखिए यहाँ पर निकालता हूँ फ्लैश चैम्बर। ये था 4 पॉइंट, ये था 1 डैश, और ये M2 था, ये M1 था, और ये M2 माइनस M1 था। अब देखिए इनकमिंग है M2, उसकी एंथैल्पी H4, M2 H4 इक्वल्स टू M1 जिसकी एंथैल्पी 1 डैश है, तो सॉरी 1 नहीं 4 था शायद वहाँ पे, 4 था एक्सपांशन के पास, ये 4 था और ये 4 डैश था। ओके, तो H4 डैश प्लस M2 माइनस M1 उसकी एंथैल्पी H1, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें मिला M1 इक्वल्स टू ये। ओके, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करा तो ये, तो इस तरीके से हम M1 और M2 का मास निकाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये उसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट M1 मास जा रहा है और उसकी एंथैल्पी H1 माइनस H4 डैश। ओके, सिमिलरली वर्क डन, और आपको यहाँ पे COP मिल गया। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर फ्लैश चैम्बर से क्या हुआ हमारे MCQs के लिए। फ्लैश चैम्बर एक्सपेंशन वॉल और इवेपोरेटर के बीच में रखने से क्या हुआ, इवेपोरेटर को हमने सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही सेंड किया और वेपर निकाल के कंप्रेशन के लिए भेज दी, क्योंकि वो वेपर इवेपोरेटर में कुछ ज़्यादा काम करने वाली है नहीं, वो उसकी जो कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की अभी वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो खुद वेपर बन गया है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ एक्यूमुलेटर और प्री कूलर। अब ये दूसरी एक चीज़ है जो आपको बताऊंगा मैं। कंप्रेसर इवेपोरेटर में से अगर वेट वेपर बाहर आती है, वेट मतलब लिक्विड प्लस वेपर, और अगर कंप्रेसर में जाती है तो कंप्रेसर को क्या करना पड़ता है, वो वेपर के साथ लिक्विड को भी कंप्रेस करना पड़ता है और कंप्रेस करके उसको वेपर में कन्वर्ट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। तो इसमें दो चीज़ें होती है, लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए उसको ज़्यादा वर्क लगता है, ज़्यादा वर्क लगना मतलब सीधा सीधा है आपका रेफ्रिजरेंट का कॉस्ट बढ़ना, या दूसरे टेक्निकल वर्ड में बताओ तो COP कम होना। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल भी रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर में जा रहे हैं। तो दो चीज़ें, कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ लिक्विड की वजह से कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि वो वेपर कंप्रेस कर रहा है, वेपर कंप्रेस करने के लिए लिक्विड ने। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटर लगाया है। देखिए एक्यूमुलेटर, अब एक्यूमुलेटर यहाँ पर दो काम करता है। एक्सपांशन वॉल में से जो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म होता है, तो वेपर को वो कंप्रेसर के पास भेजेगा और सिर्फ लिक्विड को इवेपोरेटर के पास भेजेगा, जो अभी फ्लैश चैम्बर ने किया था पिछली केस में। ओके, इसके साथ ही अगर इवेपोरेटर से लिक्विड प्लस वेपर निकल रहा है तो वो फ्लैश चैम्बर में जाएगा, फिर से जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेटर की तरफ ही आएगा, और जो सिर्फ वेपर पार्ट है वो कंप्रेसर की तरफ जाएगा। मतलब कंप्रेसर को सिर्फ वेपर मिल रही है, ओके, और इवेपोरेटर को सिर्फ लिक्विड मिल रहा है। क्लियर? अगर सिर्फ फ्लैश चैम्बर यूज करते सिर्फ इवेपोरेटर को लिक्विड मिलता था, लेकिन इस प्रीकूलर और एक्यूमुलेटर में क्या हुआ, इवेपोरेटर को भी लिक्विड मिल रहा है और कंप्रेसर को भी वेपर मिल रहा है। क्लियर? सो इसका मास भी हम जैसे मैंने आपको ऊपर निकाल के बताया, इनकमिंग यहाँ पर दो इनकमिंग है, ये वाला, ये मास M2 है जिसकी एंथैल्पी H4 है, और ये M1 है जिसकी एंथैल्पी HF1 डैश है। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा M1 ही आ रहा है यहाँ पर, जिसकी एंथैल्पी H4 डैश है, और यहाँ पर M2 जिसकी एंथैल्पी H1 है। इसका अगर आपने सिंप्लीफिकेशन किया पहले केस जैसे, तो आपको यहाँ पर M1 का मास मिल जाएगा। ओके, देखिए उसकी पीएच डायग्राम भी है, जो 1 डैश से 1 तक, 1 डैश क्या इंडिकेट करता है, इवेपोरेटर से जो बाहर आ रहा है वो, और जा क्या कंप्रेसर को जा क्या रहा है 1, मतलब इतना। देखिए वो एक्यूमुलेटर यूज़ करने से
अगर एक्यूमुलेटर यूज़ नहीं करते थे तो हम 1 डैश पे रहते थे, अभी हम 1 पे, तो इतना स्लाइटली यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया। एट द सेम टाइम कंप्रेसर का वर्क भी कम हो गया, बराबर है ना। कंप्रेसर को अब 1 डैश से जाना होता था, जो 1 से जा रहा है, तो कंप्रेसर का वर्क भी कम हो गया और ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। तो ये इसका COP बढ़ेगा। COP बढ़ेगा मतलब हमारा रेफ्रिजरेशन के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो कम होगा। ओके, सो ये 2 केस हो गए। नेक्स्ट इज ये सिंप्लीफिकेशन है, आप उसको समझ सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब देखिए तीसरी केस, सिंपल साइकिल विथ सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय वेपर रेफ्रिजरेंट। ओके, अब देखिए इवेपोरेटर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर बन के बाहर आता है, बराबर। ओके, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत कम रहता है। इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर रहेगा उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब एटमॉस्फेयर से कम रहेगा। ओके, जब ये कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेस होगा, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। ओके, अब कंडेंसर में प्रेशर उतना ही रहेगा, लेकिन फेज चेंज होगी, लिक्विड रहेगा। तो ये लिक्विड का टेम्परेचर इस इवेपोरेटर से जो बाहर आता है वेपर, उससे ज़्यादा रहेगा। भले ही ये लिक्विड है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रेशर पे होने की वजह से ये लिक्विड है और वेपर नहीं बन पाया, लेकिन उसका टेम्परेचर है ना, इससे ज़्यादा रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर को मैं T1 लिखूँ और इसको T3 लिखूँ, तो T3 इज़ मोर देन T1। ये बात ध्यान में रखो, ये लिक्विड है और ये वेपर है, फिर भी लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि वो हाई प्रेशर पे। ओके, तो इस केस में क्या होगा ये जो हाई प्रेशर लिक्विड आ रहा है एक्सपांशन होने के पहले से, वो अपनी हीट इस वेपर को दे देगा जो इवेपोरेटर से आ रहा है। तो ये जो एक्सपांशन के पहले इसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब ये सब कूल्ड होगा। और एट द सेम टाइम जो वेपर हम कंप्रेसर को भेज रहे हैं वो सुपर हीट वेपर रहेगी। अगर ये वेट भी रहती है तो वो सिर्फ सैचुरेट या सुपर हीट वेपर कंप्रेसर में जाएगी। ओके, तो जनरली इसमें हम सब कूलिंग कर रहे हैं, सब कूलिंग के साथ कंप्रेसर का भी हम ध्यान रख रहे हैं। ओके, अब इसको आप कैसे ये करेंगे, देखिए पहले ये डायग्राम ध्यान पे दीजिए। ये पॉइंट 1 है और ये 1 डैश है, मतलब इसका टेम्परेचर T1 से T1 डैश तक बढ़ा। ओके, और इसका टेम्परेचर T3 से T3 तक कम हुआ, ये लेस हुआ। ओके, और ये इंक्रीज हुआ, ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ क्योंकि कूल हो रहा है 3 से 3 डैश तक, और T1 से T1 डैश से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, अभी देखिए ये 1 से 1 डैश टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कूलिंग की वजह से जो ये हुआ है, हीट रिजेक्ट हुई है, ये इसको मिली है। ओके, तो ये जो हीट यहाँ पे बढ़ी है ना 1 to 1 डैश, ये सेम रहेगी जितनी सब कूलिंग के लिए लगी है 3 से 3 डैश। क्लियर? ये 1 से 1 डैश जाने के लिए जितनी हीट लगी उतनी हीट यहाँ पर रिजेक्ट हुई है 3 से 3 डैश तक जाने के लिए। क्लियर? ये आप यहाँ पर फिर से आपको दिखाऊंगा मैं। ये जो वेपर बाहर आई है इवेपोरेटर के, उसका टेम्परेचर T1 से T1 तक बढ़ गया। ओके, और ये जो रेफ्रिजरेंट आया है लिक्विड जिसका टेम्परेचर T3 है, जो कम हुआ है T3 डैश। ओके, ये जितने से कम होगा उतने से ये बढ़ेगा, जो उस डायग्राम में दिखाया है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा सब कूलिंग, जिसका मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। अगर हम वो हीट एक्सचेंजर नहीं यूज़ करते थे तो यहाँ से सब कूलिंग होता था, तो हमको इतना ही रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट मिलता था। ओके, लेकिन अब यहाँ पर सब कूलिंग हो रहा है और उसका एंड देखो आगे तक हो रहा है, मतलब दोनों साइड से रेफ्रिजरेंट की इफेक्ट बढ़ गया, इधर से बढ़ गया ना इधर से बढ़ गया। क्लियर? फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैसे बढ़ गया। अगर वो हम यूज़ नहीं करते थे हीट एक्सचेंजर, तो ये डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सपांड होता था और ये 1 पॉइंट तक ही हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रहता था, ये इतना। ओके, लेकिन सब कूलिंग करने से ये पॉइंट इधर गया, ये पॉइंट भी इधर गया, तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया मतलब COP बढ़ गया, वर्क तो उतना ही लग रहा है लगभग। ओके, अब ये क्यों हुआ, सिर्फ सब कूलिंग की वजह से। तो
ये कितना मास रेफ्रिजरेटर ने दिया उतना मास वेपर ने लिया वगैरह वगैरह, तो यहाँ से आप उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो। ओके, इसका एंथैल्पी सॉरी COP वगैरह आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट कुछ है क्या देखने दो मुझे। और लास्ट में सिंपल सैचुरेशन साइकिल विथ सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो आपने पहले केस में हुआ वही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन वॉल के बाद में, जो एक्सपेंशन होने के बाद में पूरी रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर की तरफ न भेजते हुए कुछ पार्ट उसका निकाल लिया ताकि हम इसको ज़्यादा कूल कर सके। ओके, अब ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा हीट लेगा एज कम्पेयर टू वेपर, बराबर। तो कुछ पार्ट मतलब M3, यहाँ पर हम M2 मास हमने यहाँ पर कंडेंस किया, जो यहाँ तक M2 रहेगा, M2 में से हमने M3 बाहर निकाला, तो आगे कितना गया M2 माइनस M3, जिसे हम M1 भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है। ओके, अभी फिर M3 ऊपर जाएगा, इधर से M2 माइनस M3 आएगा तो M2 आगे जाएगा। क्लियर? यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इतना हुआ है, पहले इवेपोरेटर से कूल करते थे, अभी डायरेक्ट थोड़ा लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही निकाल लिया, उससे ज़्यादा कूलिंग होगी और वो आगे भेज दिया। ओके, यहाँ पर वो डायग्राम है। तो यहाँ पर भी आपको इतना रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ गया। अगर वो नहीं करते थे तो यहाँ पर एक्सपांड होता था, तो इतना ही रेफ्रिजरेंट इफेक्ट रहता था, तो बढ़ने से उसका COP भी बढ़ गया और उसका मास आप आसानी से निकाल सकते हैं पहले तरीके से। ओके, तो ये हो गया मेथड टू इम्प्रूव द COP। और आपको जस्ट इतना ही पता चला कि फ्लैश चैम्बर क्या रहता है, एक्यूमुलेटर क्या रहता है, उस पर भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा जो पहला चैप्टर है वो आप हो गया। कल से हम जो कंसेप्ट है ये आप दूसरे चैप्टर में भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले पार्ट का है दूसरे पार्ट का, तो कुछ कंफ्यूज मत होना, ये पहले में भी कंसीडर कर सकते हो या दूसरे में भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।